नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सामाजिक विज्ञान की बात अपन कर रहे हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 7 की जो है सामाजिक विज्ञान अपन पढ़ रहे हैं। उसमें अपनी पुस्तक जो रहेगी वो हमारा पर्यावरण है। भूगोल की ये पुस्तिका रहती है। और ये जो अपना यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स का जो अपना चल रहा है ना, NOTES नोट्स होते हैं ना, शॉर्ट नोट्स इसके बताए जाएंगे आपको। हमारा पर्यावरण में 5वां पार्ट जो रहेगा जल वाला, उसको लेके शॉर्ट नोट्स की अपन बात करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको, आप चाहे कोई रीट की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जहाँ कहीं पे भी भूगोल विषय आएगा, इन बुक्स की आपको ज़रूरत जो है वो 100% रहेगी। ठीक है। और जितना मैं यहाँ पे शॉर्ट बता रहा हूँ उतना आपको कोई नहीं बताएगा। शॉर्ट के अलावा मैं बात करूँ, एक एक चीज़ पूरी जो है वो बहुत क्लियर यहाँ पर की गई है। और नोट्स जो हैं वो कुछ अलग टाइप के यहाँ पे बनाए गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद जो है वो यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। तो चलिए आज 5वें पार्ट को लेके बात करते हैं। कक्षा 6 की अपनी भूगोल जो है वो पूरी हो चुकी है, तो उसके लिए आप मेरे यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने भूगोल की अलग से। कक्षा 6 की जो है वो अलग से बना रखी है, तो वहाँ पे कक्षा 6 SST कुछ ऐसा बना रखा है, तो वहाँ से जाके आप जो है उसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे 7वीं का चल ही रहा है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा जल वाला। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जल का चक्कर क्या होता है। देखिए, जल का चक्कर इस प्रकार है कि यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र है। यहाँ से जल जो है वो ऊपर उठता है। वाष्पीकरण की क्रिया जो है वो जल से होती है। वाष्पीकरण के बाद में यहाँ पे संघनन की क्रिया होती है। ठीक है। ये बादल वगैरह कुछ बनते हैं, इनमें बूंदें जो है छोटी छोटी बनती हैं। छोटी होने के बाद में जो है कुछ बूंदें जो है बड़ी हो जाती हैं, फिर बड़ी होकर बूंदें जो है वो नीचे गिरती हैं, जिसको अपन कहते हैं वर्षण या वर्षा भी जिसको कहते हैं। वर्षा से जल जो है वो पहाड़ों में है, मैदानी क्षेत्रों में गिरता है, और वहाँ से फिर वो नदियों के माध्यम से जो है वो समुद्र में आ जाता है। समुद्र में आने के बाद में ये जल फिर से वाष्प बन जाता है और ऊपर उठकर फिर बादलों के रूप में अपने पास में आ जाता है। तो यही क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। तो देखिए, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागरों है, वायुमंडल है एवं धरती के बीच में चक्कर लगाता रहता है, उसे कहते हैं जल चक्र। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये यहाँ पर पहाड़ों पे बर्फ़ के रूप में भी जल रहा होगा, यहाँ पे ये पिघल गया, यहाँ पर ये गर्म हुआ, हवा के रूप में बना, यहाँ पर बादल के रूप में बना, तो ये अपना रूप बदलता रहता है। यही जल चक्कर कहलाता है। अलवण जल के मुख्य स्रोत हो सकते हैं नदी है, तालाब है, स्रोत हैं, सोते, झरने हैं, है ना, और हिम नदी है। ये सारे जो हैं वो अलवणीय जल के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। आगे देखिए, महासागरों एवं समुद्रों का जल जो है वो लवणीय होता है। महासागर और समुद्र जो है उनमें जो जल होता है वो खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। उसमें नमक की जो है वो मात्रा होती है, उसके कारण वो लवणीय होता है। इसमें अधिकांश जल जो है वो अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड व खाने में उपयोग किए जाने वाला जो नमक है वही होता है। लवणता की बात करें तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की जो मात्रा है वो उसकी लवणता कहलाती है। 1000 ग्राम जल में कितना नमक है उसके हिसाब से लवणता कहलाती है। महासागर की औसत लवणता की अगर बात की जाए तो 35 भाग प्रति 1000 पे जो है, 35वां भाग जो है प्रति 1000 पे वो महासागर की औसत लवणता मानी जाती है। और इजराइल का जो मृत सागर है उसमें 350 ग्राम प्रति लीटर लवणता जो है वो आपको मिलेगी, यानी बहुत ज़्यादा लवणता इसकी रहती है, इजराइल की है, मृत सागर की। तैराक इसमें जो है वो प्लव कर सकते हैं, तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता के कारण इसे सघन बना देती है। ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ आपको बढ़िया वाला चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पे ये सारे आपको महाद्वीप जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, ये एशिया रहा अपना, ये अफ्रीका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहीं पर ही अपना जो है वो यूरोप आ जाता है। ठीक है, यूरोप वाला यही भाग रहता है, एशिया के पास में यूरोप है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, उत्तरी अमेरिका से चलते हैं। ग्रेट बैरियर झील जो है वो उत्तरी अमेरिका का ही भाग है, उत्तरी अमेरिका में ही है। ग्रेट स्लेव झील है, साल्ट लेक सिटी है, विनीपेग झील है, सुपीरियर झील है, ह्यूरन झील है। भाई, इस मैप को दिखाने का मेरा मकसद ये रहेगा कि सबसे पहले आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि कौन कौन सी झीलें, कौन कौन सी नदियाँ वगैरह जो है वो कौन से महाद्वीप में है। उसके बाद में अपन जो है
उसको गहराई से लेके, जैसे आगे वाले क्लासों में जाएंगे तो वहाँ पर बड़ी गहराई से बताया जाएगा कि कैस्पियन सागर जो वो कौन कौन से देशों के पास में, कौन कौन से देशों की सीमा पर स्थित है, वो अपने बाद में पढ़ेंगे। तो अभी आप इसको इतना सेट करो दिमाग में कि मिसिसिपी नदी कहाँ पर बहती है, कौन से महाद्वीप में बहती है, कैरिबियन जो सागर है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये स्थित है। अमेजन नदी जो है वो कौन से देशों में बहती है, मतलब कौन से महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी है। आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए एशिया की तरफ चलते हैं, तो एशिया में देखिए हांगहो नदी है, पूर्वी चीन सागर है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, ये अपना भारत वाला आ गया, बंगाल की खाड़ी आ गई, इधर अरब सागर आ गया, कैस्पियन सागर, ये यहाँ पे कैस्पियन सागर है, ये काला सागर आ गया, दनुबी नदी आ गई, भूमध्य सागर यहाँ पर है, और नील नदी जो है वो यहाँ पर बही रही है, ये दिख रहा होगा, ये नील नदी है। लाल सागर ये दिख रहा होगा, यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। नाइजर नदी है, ये नाइजर नदी रही, नाइजीरिया वाली है ना। यहाँ पे कांगो नदी है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका वाली। ये ऑरेंज नदी आ गई, विक्टोरिया झील आ गई, ठीक है। तो ये नील नदी वाली है विक्टोरिया झील। और इधर देखिए ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ तो इधर मरी डार्लिंग वाली नदी है, कोरोल सागर स्थित है, इधर दक्षिणी चीन सागर स्थित है, ठीक है। ये हिंद महासागर आ गया, ये अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। देखिए इन चीज़ों की अगर आपको तैयारी करनी है तो ये यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप एक काम कीजिएगा कि ये जो है पूरा का पूरा आप अपने पास में जो मैप है, मैप होगा आपके पास में, उस मैप में आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो, आगे वाले जब भी चैप्टर आएंगे उनमें आपके बढ़िया से जो है तैयार हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल के वितरण को लेकर बात करते हैं कि जल का वितरण जो है वो किस प्रकार का है। तो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, लगभग पूरा ही ढका हुआ है। जल के वितरण को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। महासागर जो है उसमें जल आपको मिलेगा 97.30, और बर्फ़ के जो छत्रक हैं, ये तरह है भाई, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ छत्रक, ठीक है, वो मिलेंगे आपको 2%। और भूमिगत जल की मात्रा जो है वो आपको मिलेगी 0.68% जो है वो आपको भूमिगत जल मिलेगा। और झीलों का जो अलवणीय जल है वो है 0.009% है। और स्थलीय समुद्र व नमकीन झीलें जो है उनमें जल रहता है 0.009% है। और वायुमंडल में जल रहेगा 0.0019%। और नदियों में जो है वो तो बहुत कम है, 0.0001% है, ठीक है। चलिए देखिए पूरा सबसे ज़्यादा जो है वो किस में है, महासागरों में है, जल ही है सबसे ज़्यादा, महासागरों में सर्वाधिक है। और बर्फ़ के जो पहाड़ हैं उनमें रहता है 2% रहेगा। भूमिगत जल बहुत कम मात्रा में है, 0.68% है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए 22 मार्च को जो है वो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, दिवस सारे याद रखने हैं, विश्व जल दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो, सारे याद रखने हैं। आगे देखिए महासागरीय परिसंचरण जो है वो क्या होता है। ताल तथा झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा जो है वो गतिमान रहता है। झीलों में रीस में गतिशील नहीं होता, लेकिन महासागरीय जल है वो हमेशा गतिशील रहता है। और महासागरों की गतियों की जो तरंगें हैं, ज्वार भाटा एवं धाराओं के रूप में जो है उनको बांटा गया है। महासागरीय गतियाँ ही कहलाती हैं, तरंगे हैं, ज्वार भाटा है, धाराएं हैं। सबसे पहले बात करें कि तरंग क्या होती है। तो देखिए तरंग की मैं बात करूं तो जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें ही क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। और जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन बहती है उतनी ही तेज जो है वो तरंगें उठती हैं, उतनी ही वे बड़ी भी होती हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें जो है उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी का उद्गार है, या जल के नीचे भूस्खलन हो जाता है। तो महासागरीय जल जो है वो अत्यधिक मात्रा में जो है विस्थापित होता है और उससे भयंकर नुकसान जो है वो होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय जो तरंगें हैं वो उठने लगती हैं। और इतनी ऊंची तरंगें जो है वो कहलाती हैं सुनामी। किसका नाम है भाई, सुनामी। अब तक सबसे विशाल सुनामी जो है वो 150 मीटर जो है उसको मापा गया है, 150 मीटर की ऊंचाई तक जो है वो उठी है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये जो है वो तरंग कहलाती है। देखिए यहाँ पे जल है, यहाँ पे जैसे ही हवा बहेगी, हवा के कारण ये जल जो है वो इस प्रकार उठ जाता है और ये तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। और ये तरंगे जो है वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति में चलती हैं। भाई तरंग तो उठी, लेकिन ये कितनी तेज़ गति में यहाँ से भाग रही हैं, लगभग 700 किलोमीटर जो है प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती हैं। मतलब बुलेट ट्रेन से भी बहुत ज़्यादा स्पीड में ये चलती हैं।
2004 में सुनामी के बाद में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक जगह का नाम था इंदिरा पॉइंट, पढ़ा होगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो तो रहता है अपने कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी तो मुख्य भूमि का है और इंदिरा पॉइंट जो था वो भारत का था, तो ये लगभग डूब गया था। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, ठीक है, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय जो है वो नष्ट हो जाते हैं, किनारे जो है समुद्र के पास वाले इलाके जो वो नष्ट हो जाते हैं। चलिए देखिए सुनामी का एक उदाहरण आपको देते हैं, पृथ्वी का तांडव भी इसे कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 की बात है, हिंद महासागर में जो है सुनामी की तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश जो है वो हुआ था। और ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका आदि केंद्र जो है वो सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। जापान का है ये द्वीप सुमात्रा, और इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर जो 9 मापी गई थी। भूकंप आया था समुद्र के नीचे, भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हुई, इसके कारण ये भूकंप आया था। और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था। जो तला है ना वो 10 से 20 मीटर नीचे चला गया था और नीचे की दिशा में वो झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए, भाई इतना बड़ा अंतराल आ गया तो उसको भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा, क्योंकि जैसे ही प्लेट नीचे धंसने के कारण जल जो है उसकी तरफ बढ़ने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो है समुद्री तटों से जल जो है वो हटने लगा था और भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेटों के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटने लगा। तो ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो चलने लगी, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, तो बहुत तेज़ गति से चलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप जो हैं वो पूर्णतः डूब गए थे और भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से जो है वो डूब गया था। और जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की जो लंबाई थी वो कम हो गई और जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति जो थी वो 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई और 70 किलोमीटर जो है प्रति घंटे तक कम हो गई। वही कितनी थी, 700 से 900 किलोमीटर घंटे से जो है 70 किलोमीटर घंटे तक जो है कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई और जिसके परिणाम स्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की उसमें मृत्यु हो गई थी और 1 लाख से अधिक लोग जो है वो घर जो है उससे प्रभावित हुए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश जो है, तमिलनाडु है, केरल है, पुदुचेरी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक यहाँ पर प्रभावित हुआ था। और ये नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं, तमिलनाडु के तट पर सुनामी से जिस प्रकार का विनाश हुआ वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं था, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले ही मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधा नहीं थी। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रियाएं बहुत कम मात्रा में होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई थी वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामियों में से एक मानी जाती हैं। और हिंद महासागर में निरीक्षण है आरंभिक चेतावनी की प्रणालियाँ एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि जो है वो इस समय हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें जो उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर इकट्ठे हो गए थे। परिणाम स्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की जो है मृत्यु वहाँ पर हो गई थी, क्योंकि आश्चर्य को अजीब सी चीज़ जब होती है तो उसको देखने के लिए लोग जो है भागते हैं और ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ज्वार भाटे की हम बात करते हैं। ज्वार भाटा जो है वो क्या होता है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल जब उठता है और गिरता है तो वो ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल जो है वो तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो क्या होता है, तो उसे कहते हैं ज्वार। भाई ऊंचाई तक उठेगा तो उसको ज्वार कहेंगे, बड़े हिस्से को डुबोएगा। और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तो वो तट के पीछे चला जाता है तो उसे कहते हैं भाटा। यानी जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। अब देखिए स्थितियाँ यहाँ पर साफ साफ आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर ये पृथ्वी है और इधर है चंद्रमा।
है ना, इधर पृथ्वी है, चंद्रमा है और इधर है सूर्य। तो दो सूर्य देखिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, पृथ्वी का जो जल है वो चंद्रमा के जब निकट होगा, यहाँ पर जब निकट है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल जो है वो अभिकर्षित होता है, ऊपर उठता है, जिसके कारण उच्च ज्वार जो है वो उत्पन्न होते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी तीनों जो है वो एक सिद्ध में होते हैं। इसके चित्र आगे दिखाएंगे आपको। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार जो है वो उठते हैं और इस ज्वार को वृहद ज्वार भी कहा जाता है। ये लघु ज्वार है क्योंकि यहाँ पे सिद्ध में नहीं आए हैं, अमावस्या पूर्णिमा का दिन नहीं है, ये तो प्रतिदिन की क्रियाएं चल रही हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा जो है उत्पन्न होता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं, जो कि यहाँ पर आपको चित्र में दर्शाया गया है। पढ़ने में समझ में नहीं आया तो चित्र में देख लो। यहाँ पर ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और इसके यहाँ पर ये चंद्रमा है। तो इनमें जो है थोड़ा सा क्या होता है, विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल जो है वो पड़ता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो इसे कहते हैं निम्न ज्वारीय भाटा। अब आगे वाला चित्र देखिए, वृहद ज्वार भाटा कब आता है। चंद्रमा है यहाँ पे, देखिए चंद्रमा यहाँ पर है और यहाँ पर है पृथ्वी। ठीक है, अब यहाँ पर ये चंद्रमा जो है नहीं दिखेगा अपने को। नहीं दिखने का कारण है कि भाई ये जो दिन ये जो होगा पूर्णिमा और अमावस्या की, ये यहाँ पर जो है स्थितियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के कारण यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पर चंद्रमा का भी लग रहा है, इधर सूर्य का भी लग रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो है वो ज्वार, ये जो तरंगे हैं वो यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, ज्वार यहाँ पर उत्पन्न होता है और बड़ी बड़ी तरंगे जो है वो यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। तो वृहद ज्वार भाटा जो है इन दोनों स्थितियों में जो है यहाँ पर बनता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे देखिए कि उच्च ज्वार जो होता है वो नौका संचालन में सहायक होता है, लिए जल स्तर को जो है तट की ऊंचाई तक पहुंचाते भी हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी आपकी मदद करेगा। अभी देखिए महासागरीय धाराएं जो है वो क्या होती हैं। महासागरीय धाराएं जो है वो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से जो है बहने वाली धाराएं होती हैं। और महासागरीय धाराएं जो है वो गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की होती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो है भूमध्य रेखा के जो निकट है वहीं पर ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि गर्मी सबसे ज़्यादा वहीं पर ही होती है। एवं ध्रुव की ओर ये चलने लगती हैं, ध्रुवों की ओर ये आगे बढ़ती हैं। ठंडी धाराएं जो है वो ध्रुवों से और उच्च अक्षांशों से जो है उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी ध्रुवों से नीचे की ओर आती हैं। जैसे लेब्राडोर की जो धारा है वो शीत धाराओं की श्रेणी में आती है और गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो गर्म धाराओं में आती है। महासागरीय धाराएं किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित भी कर सकती हैं, क्योंकि इस प्रकार की धाराएं जब आएंगी तो वहाँ का तापमान जो है वो प्रभावित होगा। आगे देखिए, गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का जो तापमान है वो गर्म हो जाता है और ठंडी धाराओं से क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। जिस स्थान पर गर्म व शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मछली उत्पादन का जो क्षेत्र है वो माना जाता है। सबसे ज़्यादा मछलियाँ वहीं पे होती हैं। जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट जो है इसके उदाहरण माने जाते हैं। जहाँ गर्म व ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ पर कोहरा का मौसम हो जाता है, जो नौकायन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहता। ठीक है, अभी देखिए एक आपको चित्र दिखाया जा रहा है, बढ़िया से इसको देखना है। मैप है आपके पास वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड मैप में आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप रहता है और देखिए इसमें यहाँ धाराएं दिखाई गई हैं। शीत धारा का जो संकेत है वो नीले जो निशान यहाँ पे बनाए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे नीले वाला जो निशान है वो आपको शीत धारा का रहेगा और ये लाल वाला जो रहेगा वो उष्ण धारा का रहेगा। अभी देखिए ये है अपने उत्तरी अमेरिका, ये कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका में देखो एक तो इधर बहती है लेब्राडोर की धारा, क्योंकि ये देखो ध्रुवों से इस तरफ आ रही है, इसका मतलब ठंडी जल धारा है, तो लेब्राडोर की धारा रहेगी। और यहाँ पर देखिए ये कैलिफोर्निया की धारा जो है वो भी यहाँ पर ठंडी जल धारा है। आगे देखिए इधर वाले भाग की ही तरफ अपने को देखना है, क्योंकि ऊपर से जब कोई भी धारा आएगी तो वो ठंडी वाली होगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इधर ही मैं सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की बात करूँ, कैलिफोर्निया की है। अलास्का की जो धारा है वो अलास्का पर्वत के सहारे है, ये गर्म जल धारा है। उत्तरी प्रशांत अपवाह है, आप इसको नोट भी अलग अलग कर सकते हैं, जैसे गर्म जल धाराएं और शीत जल धाराएं, जो इनको अलग अलग नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पे सारा दिया गया है।
प्रशांत महासागर आ जाता है और उत्तरी विषुवतीय जो है धारा यहाँ पे रहेगी। उत्तर में उत्तरी विषुवतीय धारा रहेगी, दक्षिण में दक्षिणी विषुवतीय धारा रहेगी, ठीक है। और ये यहाँ पे गर्म जल धारा ये सारी। यहाँ पर हम्बोल्ट की धारा की अगर मैं बात करूँ, जो कि पेरू के सारे जो है चलती है अपने दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में ये रहेगी। और हम्बोल्ट की जो धारा है वो एक ठंडी जल धारा मानी जाती है। यहीं पे है फॉकलैंड की धारा है, ये दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में ये बहती है। इधर देखिए आगे बात करें तो यहाँ पर ब्राज़ीलियन धारा जो है वो एक गर्म जल धारा है। पश्चिमी वायु अपोहा जो धारा है वो भी एक गर्म धारा है। और यहाँ पर अटलांटिक महासागर जो कि बिल्कुल एस के आकार में यहाँ पर दिखाया गया है। वेनेजुएला की जो धारा है वो भी ठंडी जल धारा है, क्योंकि ध्रुव से इस तरफ आ रही है, विषुवत रेखा की तरफ आ रही है। और यहाँ पर ही इक्वेडोर की जो एक विपरीत धारा है वो भी यहाँ पर जो है गर्म जल धारा है। उत्तर विषुवत ये धारा यहाँ पर है। केंद्रीय की जो धारा है वो ठंडी जल धारा मानी जाती है। गल्फ स्ट्रीम की जो अभी भी बताया आपको वो गर्म जल धारा है। और उत्तरी अटलांटिक अपोहा है अगर बात की जाए तो वो भी क्या है कि गर्म जल धारा है। अभी यहाँ पर ये आ गया अपने अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे है, उसके पास में आती है, ये आती है ओग्लास धारा, ये गर्म जल धारा है। आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए विषुवतीय धारा जो रहेगी वो गर्म ही रहेगी, क्योंकि ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर जो है वो हमेशा गर्म जल धाराएं ही उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर देखिए क्यूरोशिया की जो धारा है वो भी गर्म है। और आयासियो धारा जो है वो अगर इधर से आती है तो ठंडी रहेगी और इस तरफ से जो है वो गर्म रहेगी, ठीक है। ये ठंडी जल धारा है। आयासियो की धारा जो है वो ठंडी जल धारा है और ये क्यूरोशिया की जो धारा है वो गर्म जल धारा मानी जाती है, ठीक है। समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट पे इसका ले लीजिएगा। तो आज की ये अपनी क्लास जो है वो फिनिश हो चुकी है। पूरा का पूरा जितना हो सकता था, जितना इसमें दिया गया था इस चैप्टर में, उतना मैंने पूरा बताया आपको, ठीक है। आगे वाले क्लास में और भी बढ़िया तरीके से धीरे धीरे जो टॉपिक्स अपने आते जाएंगे, यही टॉपिक दोबारा से भी आएंगे, इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर गहराई से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें जो यहाँ पर ही बताई जाएंगी, वहाँ पर ये चीज़ें जो है आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।